Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is QCO. My name is Anjali Mishra and here we cover different concepts of science. So students, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री पोर्शन से जिसका फर्स्ट चैप्टर बच्चों होने वाला है अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए बच्चों वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारी चीजें मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। आइए सबसे पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। द फर्स्ट लाइन सेज दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। यानी कि हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं बाय सेइंग कि मैटर वो हर चीज है जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, प्लैनेट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्टार स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, प्लांट्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो बच्चों वो हर चीज जो आपको लगता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ ना कुछ मास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वाटर बॉटल की भी बात करें तो उसका अपना कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपने टेबल पर रख दिया तो वो स्पेस वाटर बॉटल ऑक्यूपाई कर लेगी। तो हम कहेंगे कि वाटर बॉटल भी एग्जाम्पल है मैटर का। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लें एज मैटर इन आवर सराउंडिंग और अपना पहला स्टेटमेंट नोट डाउन करें दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब डेफिनेशन के बाद बच्चों हम बात करेंगे कि मैटर को हम फिजिकल स्टेट के बेसिस में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हर चीज सॉलिड नहीं है। हमारे पास पानी है, मिल्क है, फ्रूट जूसेस हैं, ऑयल है, ये तो लिक्विड स्टेट में होते हैं। देन अगर हम वाटर वेपर की बात करें या गैसेस की बात करें जो हमारे सराउंडिंग में है वो तो सॉलिड नहीं है। तो चीजों का बिहेवियर डिफरेंट है और ये क्यों डिफरेंट है? बिकॉज उनके फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट है। तो इस बेसिस में स्टूडेंट्स हम कहते हैं that on the basis of the physical state of matter we classify matter as solid। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए स्टूडेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब अगर हम बात करें कि फिजिकल स्टेट के बेसिस में तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि मटेरियल या तो सॉलिड स्टेट में हो सकता है या तो लिक्विड स्टेट में हो सकता है या तो गैसियस स्टेट में हो सकता है। बट अगर हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस में, केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चों की वो मटेरियल किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? तो उसे हम कहेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन। सो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस में बच्चों हम मेटो को क्लासिफाई करते हैं एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी कि आप एग्जांपल ले लो वाटर का। हमें पता है कि जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे तो वो वाटर बनाएंगे, यानी उनका फिक्स्ड रेशियो है। बट अगर मैं मिक्सचर की बात करूं जहां मैं ले लूं थोड़ा सा मुट्ठी भर सैंड और उसमें ऐड कर दूं सॉल्ट, तो यहाँ पर ना तो कोई कॉम्बिनेशन है ना तो उनकी कोई क्वांटिटी फिक्स्ड है। तो ये क्या कहलाएंगे? मिक्सचर। जबकि वाटर कहलाएगा स्टूडेंट्स अ प्योर सब्सटेंस। तो ये बातें हो गई अबाउट फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। फिजिकल स्टेट के बेसिस में मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज solid, liquid and gases, whereas on the basis of chemical composition we can classify it as pure substances and mixture। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया गया है
कि जो प्योर सब्सटेंस है ये तो या तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट्स की बात करें जैसे ऑक्सीजन, अब हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें दो ऑक्सीजन या दो क्लोरीन एटम चाहिए। वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में होनी चाहिए। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। तो हर चीज फिक्स्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस जो है वो या तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है। बट अगर हम मिक्सचर्स की बात करें बच्चों, जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट्स कवर कर रही हूँ आप लोग स्टेटमेंट भी नोट डाउन करते रहिएगा। तो अगर हम बात करें मिक्सचर्स की तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मिक्सचर्स हैं ये या तो होमोजीनियस हो सकते हैं या तो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। सो सेकंड चैप्टर जो है बच्चों, जो है हमारा अबाउट इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां पर हम इन डिटेल पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप ऐड कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर को तो वो हो जाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। बट वहीं पर आप सॉल्ट और सैंड को ऐड कर दें तो वो आपका कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस आर ईदर एलिमेंट और कंपाउंड एंड मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्लाइड पूरी हो गई बच्चों। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की टाइटल आप लोग डाल लीजिए बच्चों, दैट इज अबाउट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। यानी कि जो भी मैटर है चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या फिर हो गैसियस स्टेट में, उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो यही कहलाता है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इसके अंडर जो हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों वो कहलाती है, उसके लिए एक्सप्लेन किया गया है दैट पार्टिकुलेट नेचर मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें ये छोटी सी बॉल, ठीक है। अब ये बॉल कैसे बनी है, ऑब्वियसली बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है। तो यहाँ मैं छोटे छोटे एटम्स प्लेस कर रही हूँ। अब सिंस बॉल सॉलिड इन स्टेट होगी ना बच्चों, तो यहाँ पर इन बॉल एटम्स के बीच में जिन्होंने मिलकर इस बॉल को बनाया है कोई भी गैप नहीं होगा, हार्डली कोई गैप होगा इन बिटवीन दीज एटम्स विच हैव कंबाइंड टुगेदर टू मेक दिस बॉल। तो इस बेसिस में हम कहते हैं दैट मैटर चाहे वो सॉलिड स्टेट का हो या फिर हो लिक्विड स्टेट का या फिर हो गैसियस स्टेट का, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब दीज पार्टिकल्स कैन ईदर बी एन एटम, ये पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या तो आयंस हो सकते हैं। तो आइए बच्चों बात कर लेते हैं एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और फिर आयन क्या है, और उसके बाद हम पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो एटम को बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं बाय सेइंग दैट एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। यानी कि मैं यहां पर लिख देती हूँ एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। हर चीज या हर मैटर एटम से मिलकर ही बना होता है। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। अब देखिए बच्चों, एटम जब सेम तरीके के कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा जहां पर 118 नोन एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं ताकि हम आसानी से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ पाए। तो एलिमेंट फॉर एग्जांपल हम ले लें दो ऑक्सीजन एटम को। अब ऑक्सीजन क्या है, दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर। अब सिंस एटम यानी कि ऑक्सीजन एटम नॉन मेटालिक इन नेचर है तो इससे क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड।
हमेशा याद रखें बच्चों, जब दो एलिमेंट के बीच में, यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल अगर वो हैं, तो वहां पर होगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं तो वहां पर हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ऐसे दो नॉन मेटल जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। अब आयंस क्या है, आइए उस पर फोकस कर लेते हैं। सो बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिफरेंट शेल्स में प्लेस करेंगे तो आप लोग देखोगे कि आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहते हैं कि हमारा सोडियम एटम तो अनस्टेबल है, इसके पास तो स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए या तो सोडियम बाजू वाले एटम से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो सोडियम आसान रास्ता चूज करता है और कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा, क्योंकि कोई ऐसा होगा ही नहीं एटम जो बोले कि अच्छा तुम मेरे 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाओ, मुझे तो अच्छा बनना है। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो कोई किसी को बिना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, मतलब से ही शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो सोडियम अब कहलाने लगेगा आयंस, और बन जाएगा एक स्टेबल एलिमेंट। सो इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आयंस क्या है, दे आर ऑल्सो एटम्स बट दे एंड अप हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन देम, and therefore these are called as ions. अब आइए पढ़ते हैं properties which are associated with the particulate nature of matter। बच्चों पहली प्रॉपर्टी कहती है that the particles of matter have space between them। यानी अगर हम बात करें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं, चलिए इस बार डिफरेंट शेप ले लेते हैं, कुछ ऐसा देखने में अच्छा भी तो लगना चाहिए। अब इसके अंदर आइए हम एटम्स फिल इन करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लाइक अगर हमने एक सॉलिड भी ले लिया है, और हम हमेशा कहते हैं कि सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स के बीच में जरा सा भी गैप नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होगा कि जरा भी गैप नहीं होगा। इतना गैप जरूर होगा कि जब इस सॉलिड मटेरियल को हीट किया जाए तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही आसानी से वाइब्रेट कर पाए। तो हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में गैप होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए आप लोग ले लीजिए एक कंटेनर, उस कंटेनर में फिल कर दीजिए अराउंड 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ मान लेते हैं ये वाटर का लेवल है, और ये बड़े बड़े वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब इसमें आइए ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून्स ऑफ सॉल्ट। आपके ऊपर है, आप शुगर ऐड करना चाहते हैं जरूर करिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप सॉल्ट डालोगे तो कुछ देर तक तो वो नजर आएगा, बट जैसे ही आप अपना ग्लास रॉड लेके स्टर करोगे तो आप देखोगे कि पूरा सॉल्ट गायब हो गया, हमें सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लाइक ऑल्दो पानी का लेवल हल्का बढ़ जाएगा क्योंकि हमने अब सॉल्ट ऐड कर दिया है, बट वो सॉल्ट गया कहाँ? पहला स्टेटमेंट उसका आंसर बताता है that the particles of matter have some space between them। सो ये जो स्पेस है ये सॉल्ट पार्टिकल्स ने आसानी से ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी कवर करते हैं जो कहती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर से 100 ml ऑफ वाटर, और नहीं, यहाँ पर बच्चों छोटे छोटे कंटेनर्स लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर आप लोग फिल इन कर दीजिए।
मैं सब में बस वाटर लेवल मार्क कर रही हूँ। पहले में आपको क्या करना है, ऐड 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। अब सोल्यूशन हो जाएगा ब्लू इन कलर। अब इस 100 ml वाटर में से जहां पर हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया है, आप लोग क्या करोगे, 10 ml सोल्यूशन निकाल लो और 90 ml फ्रेश वाटर में डालो। अब देखोगे, अब ये जो सोल्यूशन है पिंक कलर का हो गया, पहले था ब्लू कलर का बट अब हो गया है पिंक कलर का। यहाँ से फिर 10 ml ले लो और 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाओ, स्टिल पिंक कलर नजर आएगा। फिर 10 ml ले लो, 90 ml फ्रेश वाटर में मिलाओ तो भी पिंक कलर रहेगा। ऐसा क्यों? क्यों वो कलर अभी भी विजिबल है, गायब नहीं हो रहा है? रीजन है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कहता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पर सॉलिड ले लेते हैं। सॉलिड में हमें पता है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन स्टूडेंट्स ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट दे शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मैग्नेट्स फील करते हैं जब उनका नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट किया, लाइक आपस में पास में लाया जाता है। तो यहाँ पर सिंस इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहेंगे और विच इज वाई हम कहते हैं कि सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है। ठीक है, अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो सही थी या नहीं। ऑल्दो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया बट एक बार फिर से कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है दैट टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। ये रहा हमारा बीकर, अब हम इसका लेवल मार्क कर लेंगे। डिजोल्व सम शुगर और सॉल्ट इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। तो ये हो गया, यहाँ पर मिक्स कर दिया। आप देखो जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा ही है। तो इसके बेसिस में हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनमें गैप होता है तो दूसरा आसानी से ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे बट उसके पहले बच्चों आप लोग ये एक्टिविटी नोट डाउन करें एंड देन ये तीनों डायग्राम्स अपने नोटबुक में ड्रॉ करें which will help you to remember कि जो particles of matter हैं they do have some amount of space in between them। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं which proves that the particles of matter are continuously moving। अब सेम चीज हमें एक्सप्लेन की गई है that take some water in a beaker and put a drop of blue or red colored ink slowly along the sides of the beaker, leave it undisturbed for few hours। the ink spreads evenly, like यहाँ से हमने डाला धीरे धीरे यहाँ तक आया and gradually पूरे ग्लास में फैल गया। So this shows that the ink spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink। So हमें इससे पता चलता है that the particles of matter are continuously moving। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं बच्चों जो है अबाउट
a fact which proves that the particle of matter attract each other. Statement says, take an iron nail, a piece of chalk, and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting, or stretching. It is easy to break a piece of chalk, less easy to break a rubber band, and most difficult to break an iron nail. कारण क्या है? Because iron is a strong material. So the particles which will be there inside the iron will be having this strong force, और इस वजह से हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी while breaking that iron nail. अब आइए बच्चों, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं. आप लोग अपने नोटबुक में टाइटल डाल लें, दैट इज द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और देन वन बाय वन हम सबकी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे. सबसे पहला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स दैट द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स व्हिच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें, यहाँ पर एक सॉलिड ड्रॉ कर लेते हैं. We'll say solids have a definite shape and volume. The space between the particles is minimum. The force of attraction between the particles is maximum. The movement of particles is minimum. They are least compressible and their diffusion rate is also least. 6 different properties हमने cover कर ली solids की. सबसे पहले कहा कि shape और volume तो definite होगा अनलेस अंटिल आप उसे तोड़ ना दो. अब क्योंकि सॉलिड्स रिजिड है तो ये प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स हैं इनसाइड द सॉलिड उनके बीच में कोई गैप नहीं है. देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. उसके बाद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, तभी तो वो अपना शेप चेंज नहीं करता है. सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते और सॉलिड डिफ्यूज नहीं होगा. आइए प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स कवर करें. Students, for properties of liquids we say that liquids have no definite shape but have a fixed volume. तो एक ग्लास में आप लोग वाटर ले लीजिए और एक एम्प्टी वाटर बॉटल ले लीजिए. आप लोग देखोगे टिल द टाइम वो पानी ग्लास के अंदर है उसका डिफरेंट शेप होगा, वाटर बॉटल में जाने के बाद उसका डिफरेंट शेप होगा. सो दिस प्रूव्स दैट लिक्विड हैज गॉट नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मोर, लाइक ऑल्दो लिक्विड्स में भी पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस नहीं होता है बट स्टिल अगर हम उसे सॉलिड से कंपेयर करें तो थोड़ा स्पेस रहता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड एंड मोर देन गैसेस एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई स्टूडेंट्स ऑफ लिक्विड्स. अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करते हैं एंड देन हम डायग्राम की हेल्प से उनकी प्रॉपर्टी समझेंगे. तो गैसेस में ना ही फिक्स शेप होने वाला है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होने वाली है. हम कहते हैं कि गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. Then the space between the particles is maximum, the force of attraction is minimum, the movement is maximum. अब हम बार बार कह रहे हैं कि गैसेस में पार्टिकल्स का मूवमेंट मैक्सिमम है, तो इसे हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं that the particles which are there in the gaseous state have maximum kinetic energy but in solid state they will have minimum kinetic energy. क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है इन सॉलिड्स बट मैक्सिमम है इन केस ऑफ गैसेस. गैसेस आसानी से कंप्रेसिबल हैं एंड देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसेस is obviously more as compared to that of solids and liquids. तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायग्राम है बच्चों. तीनों डायग्राम की हेल्प से हम इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे. सॉलिड्स को हम कहते हैं, देखिए पार्टिकल्स, 1 सेकेंड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है. यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा तो डेफिनेटली गैप है और यहाँ बहुत ज्यादा गैप है.
तो हम कहते हैं द पार्टिकल्स आर रिजिड, दे हैव गॉट फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स में नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, और गैसेस में तीनों ही नहीं होंगे, ना ही रिजिड, ना ही फिक्स शेप और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आइए बात करते हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट की। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है स्टूडेंट्स दैट व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड particles begin to vibrate and move freely. Then, at a fixed temperature, the solid into liquid. This process is called melting. So, melting क्या है? वो temperature जहाँ पर एक solid material के particles इतना heat receive कर लें कि वो vibrate करें और freely move करना start कर दें और liquid में convert हो जाए, कहलाएगा उनका melting point. तो बच्चों आप लोग ये स्टेटमेंट अपने नोटबुक में लिखें that the temperature at which a solid melts is called its melting point. And if we talk about melting point of ice, it's around 0 degree Celsius, or we can say 273 Kelvin. उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे about latent heat of fusion. आइए बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। सो बच्चों वी विल बी डिफाइनिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाय सेइंग that the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at its melting point would be called as latent heat of fusion. So latent heat of fusion क्या है? जहाँ पर हम बात करेंगे कितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक गिवन मास ऑफ सॉलिड, कितना मास होना चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड, ताकि हम उसे कन्वर्ट कर सकें इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कहलाएगा उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बच्चों। स्टेटमेंट कहता है व्हेन वी मेजर मेल्टिंग पॉइंट द टिप ऑफ द थर्मोमीटर मस्ट बी प्लेस्ड इन वाटर enclosed between ice particle. This ensured that the melting point of state with high kinetic energy is observed. So जब भी हम melting point measure कर रहे हो हमें ख्याल रखना है कि जो थर्मोमीटर है ये आइस के एकदम बीच में रखना चाहिए। अब आइए बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे बाय सेइंग दैट इट्स लाइक व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स particles begin to move faster and at a particular temperature liquid begins to boil and changes to gas or vapor. यानी जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं बच्चों पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करते हैं और एक टेम्परेचर के बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन एज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बॉइल्स एट वंस एंड चेंजेस इनटू वेपर। तो आप लोग नोट डाउन करो डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग वुड बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस जिसे हम केल्विन में कहेंगे 373 केल्विन। आप लोग ये स्टेटमेंट नोट डाउन करो एंड देन हम बात करेंगे अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point would be latent heat of vaporization। यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि हम चेंज कर सकें 1 kg लिक्विड को इनटू गैसियस स्टेट उसके बॉइलिंग पॉइंट पे।
उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाया जाएगा। अब जो चीजें हमें ख्याल में रखनी है वो होंगी, when we measure boiling point, the tip of thermometer must be placed just above the surface of boiling water. अब आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस की। सो बच्चों हम कहेंगे, when pressure is applied on a gas, the gas particles come closer, which increases the interparticle force and the gas change into liquid. यहाँ पर हमें क्या पता चला बच्चों कि हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो इंक्रीज होता है और गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में। सो हियर वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि जो टेम्परेचर है ये रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर एक और पैराग्राफ है जो एक्सप्लेन करता है दैट कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, if the pressure is reduced, it changes directly from gas, like it changes directly to gas without coming into liquid state. So हम कहेंगे कि ये प्रोसेस है सब्लिमेशन, जहाँ पर एक मटेरियल के साथ जब प्रेशर में चेंजेस लाए गए तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जबकि उसे पहले सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना चाहिए था एंड देन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना चाहिए था। बट हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं एंड पहला एक्सेप्शन है अबाउट ड्राई आइस। अब आइए बच्चों बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की। आप लोग स्टेटमेंट्स नोट डाउन करते जाएं। सो अपना नेक्स्ट टाइटल आप लोग डालें एज इंटर कन्वर्शन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला स्टेटमेंट कहता है बच्चों दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आइए सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल को हीट करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी फ्यूजन। अब लिक्विड से गैस में जाने के लिए भी हीट करना पड़ता है, तो हम कहेंगे ये है वेपोराइजेशन। अब ये एक एक्सेप्शन है तो हम लास्ट में कवर करेंगे। वापस गैस से लिक्विड की तरफ चल रहे हैं तो हमें कूल करना पड़ता है, फ्रीज करना, आई एम सॉरी, हमें बेसिकली कंडेंस करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। एंड देन लिक्विड जब सॉलिड में जाता है तो हमें फ्रीज करना पड़ता है, तो या तो आप इसे कह सकते हैं फ्रीजिंग या तो आप इसे कह सकते हैं सब सॉलिडिफिकेशन। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं बच्चों। एक्सेप्शन है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, आई एम सॉरी, एक्सेप्शन है सॉलिड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। सो दोनों ही वेज में दिस प्रोसेस वुड बी सब्लिमेशन, जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस करने से मटेरियल डायरेक्टली गैस या डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर ले हमने नोटबुक में, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। अब आइए बच्चों सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है that these techniques are used to separate components of a mixture on the basis of variation in physical properties like boiling point, melting point and solubility. So आइए तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया है बच्चों दैट इट्स अ प्रोसेस वेयर something which is there in a solid state directly gets converted into gaseous state and something which is there in the gaseous state will directly get converted into solid state. एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे सॉलिड कैम्फर यानी कि कपूर।
या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हम इसे हीट करेंगे तो आप लोग देखोगे ये वेपर में बदल जाता है। और जब वेपर को हम कूल करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। इवेपोरेशन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, evaporation means the process of a liquid into, like the process by which a liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point। क्योंकि boiling point में तो liquid vapor बनेगा, तो liquid को वेपर बनाने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है। सो यहाँ पर कह रहे हैं दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस phenomenon। Particles at the surface of the liquid, they absorb enough energy to overcome the force of attraction, and this is called as latent heat of vaporization as it changes to vapor state। आप लोग ये statements note down कर लें and then हम बात करेंगे about the factors that affect evaporation। आप लोग बच्चों इवेपोरेशन के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट ही नोट डाउन करें, वो काफी होगा, दैट द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर वुड बी इवेपोरेशन। अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों, हम कह सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सरफेस एरिया बड़ा है या छोटा है, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है या ज्यादा है, विंड स्पीड फास्ट है या स्लो है, अफेक्ट करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन को। अब अगर हम बढ़ा दें सरफेस एरिया, ऑब्वियस सी बात है इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। बट ये सिनेरियो डिफरेंट है विथ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के केस में बच्चों हम कहते हैं इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, एंड लास्टली इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। वन बाय वन आप लोग सारे स्टेटमेंट्स नोट डाउन करें एंड देन हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज अबाउट evaporation and its cooling effect। आइए बच्चों इवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो यहाँ पर कहा गया है that when a liquid evaporates, the particle of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates as a result of surrounding becomes cold। रीजन भी, जब भी कोई लिक्विड बच्चों इवेपोरेट होता है तो वो अपने आसपास में जितनी भी हीट रहती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये रिजल्ट करेगा सराउंडिंग को कूल बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर people sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat from the surface which makes the hot surface cool। गर्मियों के दिनों में हम यही करते हैं। During summer, we perspire more as sweat absorbs heat from our body, making our body cool। Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because जो cotton है, it absorbs sweat, and when the sweat will evaporate, it will also absorb heat from the body, resulting in making the body cool। Desert cooler works better on a hot, dry day as evaporation is more in such conditions। तो बच्चों ये बात होगी that how evaporation can cause cooling effect। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। इस वीडियो में हमने कोशिश की है सारे सेगमेंट्स कवर करने की विच आर देयर इन चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।